साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी के करंट अफेयर की तैयारी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो भैया आप जानते हैं सुबह में 7 बजे हम आपके लिए करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर नियमित तौर पर आते हैं। लेकिन आज के इस क्लास के माध्यम से हमने जो आज तक पूरा सप्ताह में पढ़ा है उसको हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना अगर हम पढ़ते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि रिवीजन करना, और रिवीजन करेंगे तभी हमारी चीज़ें अच्छी होंगी। आज की क्लास के माध्यम से पूरे सप्ताह भर की क्लासेस को हम रिवीजन करेंगे, जिससे जो कल के डेट में टेस्ट होगा उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर पाएँ। अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप चाहे टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट, बीपीएससी, टीआरई 4 जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हो इन श्रृंखला की पीडीएफ आपको मिल जाए, इसके अतिरिक्त टेस्ट होता है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर पाए, तो आप हमारा नंबर है इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड करके जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए भैया शुरू करते हैं और यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला है भैया, ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक मई 2026 कहाँ आयोजित हुई है। रिसेंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। वेयर वाज द ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग मई 2026 हेल्ड, कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में, इंदौर में, जयपुर में, भोपाल में। अब यहाँ पर आपको 4 विकल्प है, इनमें आपको सही आंसर बताना है। देखिए आपका राष्ट्रीय से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, मैं बार बार यही कहता हूँ कि क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो कमेंट लिख दिया करें, ना पता हो मेरे बताने के बाद लिखें, लेकिन लिखिए जरूर, जिससे चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। तो यहाँ पर सही विकल्प है भैया इंदौर का, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का इंदौर। ठीक है, तो ये आपका सही विकल्प है। ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक 20 से 21 मई, ठीक है, 20 से 21 मई 2026 में कहाँ पर हुआ था? ये इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, यह बैठक भारत की ब्रिक्स चेयरशिप 2026 के अंतर्गत आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य युवा उद्यमिता, नवाचार और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना। अब हम अगर बात करें इंदौर का, तो इंदौर भैया ये मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। ठीक है, और यहाँ जो है मध्य प्रदेश का प्रमुख व्यावसायिक और औद्योगिक केंद्र के रूप में माना जाता है। अब हम बात करते हैं नई दिल्ली का, तो नई दिल्ली भैया भारत की राजधानी हम सब जानते हैं। यहाँ पर तमाम प्रमुख मंत्रालय और जो है संस्थान स्थित हैं। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख बैठकें होती रहती हैं। अब इसके बाद जयपुर की बात करें तो पिंक सिटी बोला जाता है इसको, ये राजस्थान की राजधानी है। ठीक है, तो ये भी आपको जाना एक बहुत प्रमुख जो है पर्यटक स्थल भी है। अब इसके बाद अगर हम बात करें भोपाल का, तो भोपाल भैया ये है आपका मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसको सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ लेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप देख लीजिए, और इसके साथ साथ ये प्रमुख प्रशासनिक केंद्र भी है। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पर, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। दीनदयाल हस्तकला संकुल ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर इज लोकेटेड, ठीक है, आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में, गोरखपुर में। यहाँ पर देखिए भैया आपको सही विकल्प बताना है। ठीक है, तो आंसर अभी करते रहिए भैया, बहुत जल्द अपना स्मार्ट बोर्ड और सारा मटेरियल हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम लोग लाइव क्लास करेंगे, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो अभी के लिए यहाँ पर आंसर कर दीजिए भैया, सही विकल्प है वाराणसी। जी हाँ, और हाँ आपके टीआरई 4 का विज्ञापन आ गया है भाई, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, और जीएस की क्लासेस आपकी प्रॉपर उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी हम चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर? संकुल वाराणसी में स्थित है। यह ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर TFC के रूप में जाना जाता है। इसका संबंध वाराणसी की हस्तकला, हथकरघा और वस्त्र परंपरा को बढ़ावा देने से है। वाराणसी उत्तर प्रदेश की प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल है। यह गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यह बनारसी साड़ी और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। और आप सब जानते हैं वाराणसी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। ठीक है, वाराणसी को काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना आप इसके संबंधित जानते रहें। अब आगरा को हम देख लें। आगरा भैया जानते हैं ताज नगरी, ऐतिहासिक शहर है। ठीक है, और यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है। मुगल कालीन स्थापत्य और पर्यटन का एक बहुत ही प्रमुख केंद्र है। कानपुर की बात करें तो इसको भैया क्या बोला जाता है? प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। चमड़ा उद्योग यहाँ पर है, गंगा नदी के किनारे पर है, पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ गोरखपुर की अगर हम बात करें तो गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर है। ये जो है अपनी योगी जी का जो है संसदीय क्षेत्र रहा है, मतलब यहीं से आते हैं। पूर्वी जो है गोरखनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण धार्मिक एवं प्रशासनिक केंद्र भी है।
तो आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन फ्रेंच ओपन। अब देखो यहाँ पर अभी तक हमने एक राष्ट्रीय और उसके बाद एक यूपी स्पेशल, अब यहाँ पर आपका खेल संबंधित क्वेश्चन आ गया। एकदम आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आपको कराएंगे। बिल्कुल बिंदास रहें, एकदम आप मन लगा करके पढ़ते रहिए, आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर बात कर रहा हूँ फ्रेंच ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज, अलेक्जेंडर ज्वेरेव, नोवाक जोकोविच और यानिक सिनर। तो फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव। क्या है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ये आपका सही विकल्प है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के, कहाँ के हैं? जर्मनी के, ठीक है, जर्मनी के पेशेवर हैं, पेशेवर खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2026 फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल का खिताब जीता है। यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब था, ठीक है। फ्रेंच ओपन का जो आयोजन की बात करें तो पेरिस फ्रांस स्थित रोलैंड ग्रॉस जो है गैरोस में होता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कार्लोस अल्काराज का, तो कार्लोस अल्काराज जो है स्पेन के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। ये एटीपी टूर के प्रमुख युवा खिलाड़ियों में शामिल हैं, ठीक है। उन्होंने कई ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अब नोवाक जोकोविच की अगर हम बात करें, नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। ये पुरुष टेनिस के इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ियों में से गिने जाते हैं। उन्होंने अनेक ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। अब यानिक सिनर की हम बात करें तो यानिक सिनर भैया इटली के पेशेवर खिलाड़ी हैं। कहाँ के? इटली के हैं, ठीक है, इटली के खिलाड़ी हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आधुनिक पुरुष टेनिस के शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल है। उन्होंने ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। चलो भाई आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। द उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल इज लोकेटेड इन मेरठ, बुलंदशहर, लखनऊ और गोरखपुर। तो भाई इसका आंसर दे दीजिए यहाँ पर फटाफट। तो सही विकल्प मित्र है लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान से संबंधित महत्वपूर्ण संस्था है। इसका संबंध कृषि अनुसंधान एवं कृषि क्षेत्र के विकास से है, ठीक है। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यह राज्य का प्रमुख प्रशासनिक एवं राजनीतिक केंद्र भी है। अब बात करें अगर मेरठ का, तो भैया यूपी से जो है क्वेश्चन, तो आप देख लीजिए यूपी स्पेशल। मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर। यह खेल सामग्री एवं कृषि आधारित गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। यह राष्ट्रीय राजधानी यानी एनसीआर का क्षेत्र है, ठीक है। किसका? एनसीआर का, एनसीआर रीजन में है। अब बुलंदशहर की अगर हम बात करें तो ये भैया उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग में स्थित यह एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। यह भी एनसीआर से संबंधित है, एनसीआर, ठीक है, एनसीआर से भी संबंधित है। गोरखपुर अभी हमने देखा ही। चलो भाई आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने हाल ही में अफ्रीका में किस जानलेवा महामारी से निपटने के लिए 45.5 टन चिकित्सा सहायता की खेप भेजी है 2 जून 2026 को। तो रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंड कंसाइनमेंट ऑफ 45.5 टन्स ऑफ मेडिकल असाइनमेंट टू अफ्रीका टू कम्बाट विच डेडली एपिडेमिक 2 अगस्त 2026 हैजा, मंकी पॉक्स, इबोला और मारबर्ग वायरस। तो यहाँ का जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना है। सही भैया इबोला। हाँ, अगर हम बात करें इबोला, भारत सरकार ने अफ्रीका में इबोला से निपटने के लिए चिकित्सा सहायता भेजी है। चिकित्सा सहायता के खेप का कुल भार की अगर हम बात करें तो कितना है? 45.5 टन है, ठीक है। कितना? 45.5 टन, ठीक है। इसका उद्देश्य अफ्रीका में इबोला की रोकथाम एवं स्वास्थ्य प्रक्रिया को मजबूत करने में सहायता करना है। इबोला एक गंभीर वायरस बीमारी है। इसके प्रकोप मुख्य रूप से अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में देखे गए हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें अगली बीमारी हैजा का, तो हैजा एक संक्रामक रोग है भैया, ठीक है। इसका संबंध मुख्य रूप से दूषित जल और भोजन से होता है। इसमें गंभीर दस्त और निर्जलीकरण हो जाता है, ठीक है। मंकी पॉक्स की बात करें तो ये भैया यह एक वायरल बीमारी है। मंकी पॉक्स जो है एक वायरल बीमारी है, ठीक है। इसका संक्रमण निकट संपर्क के माध्यम से फैल जाता है। इसके लक्षण में बुखार और त्वचा पर दाने आदि शामिल हो जाते हैं। अब हम ये अगला बात करें यहाँ पर मारबर्ग वायरस का, तो मारबर्ग वायरस भैया एक गंभीर वायरल बीमारी का कारण बनता है। यह जो है फिलो वायरस परिवार से संबंधित है और यह इबोला वायरस से संबंधित वायरस परिवार से आता है, ठीक है। चलो भाई, सार्थक पीडीएस योजना 27 मई 2026 किसके लिए शुरू की गई है, ठीक है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को बेहतर बनाना, ग्रामीण युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देना, किसानों को शून्य ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील डिजिटलीकरण जो है करना।
तो अब यहाँ पर सार्थक डीपीएस योजना जो 27 मई 2026 को किसके लिए शुरू किया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सही विकल्प है मित्र वो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, डीपीएस को बेहतर बनाना और ठीक है, इम्प्रूविंग द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सही विकल्प। अब सार्थक डीपीएस का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आधुनिक एवं मजबूत बनाना है, ठीक है। डीपीएस के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इस पहल से में जो है डीपीएस की दक्षता, पारदर्शिता और वितरण व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। किस पर? जो है वितरण, पारदर्शी और वितरण व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इसमें तकनीक आधारित सुधारों को भी महत्व दिया गया है, ठीक है। तो इतना आप यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जानते रहें। अब आगे देखिए भैया, यहाँ पर देखो, यह चर्चित पर्सनालिटी सुमन कल्याणपुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 मई 2026 को प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का निधन हो गया। वह 1950 से 1970 के दशक की फिल्म संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी मधुर गायकी के लिए जानी जाती हैं। उन्हें केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2023 में पद्म भूषण एवं महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्ष 2009 में लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर चर्चित पर्सनालिटी भी आ गई भाई, ठीक है। तो आप देखो केवल एक दो तीन इनमें से कोई नहीं, तो इसका भी आंसर आप कर दीजिए मेरे भाई। तो यहाँ पर सही विकल्प तीसरा यानी 1 2 3, ठीक है। ये यानी कहने का मतलब ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। ये यहाँ पर सुमन कल्याणपुर प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायिका रही हैं। उनका निधन जो है कब हुआ? 31 मई 2026 को। कब? 31 मई 2026 को उनका निधन हुआ। वे हिंदी, मराठी एवं अन्य जो भारतीय भाषाओं में अपनी मधुर जो है गायकी के लिए प्रसिद्ध रही, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने 1950 से 1970 के दशक में फिल्म जगत में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। 2023 में इनको पद्म भूषण दिया गया और उसके बाद 2009 में इनको लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। चलो, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है कहाँ? देखो यूपी स्पेशल आ गया भाई। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ। तो एकदम निश्चिंत रहिए, यहाँ पर क्वेश्चन आप जानते हैं सही विकल्प क्या है? आप बताइए। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की बात हो रही है, कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। जी हाँ, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि लखनऊ में है, ठीक है। इन बच्चों में यह बच्चों में शिक्षा, ज्ञान एवं रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने से संबंधित जो है संस्थान है। इसका नाम स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता मोतीलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। अगर हम लखनऊ की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यह राज्य का प्रमुख प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक और ऐतिहासिक केंद्र है। अब प्रयागराज की बात करें तो हम सबका प्रिय प्रयागराज उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक एवं धार्मिक शहर है। यहाँ गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम का उल्लेख मिलता है। कुंभ मेले में प्रमुख आयोजन स्थल में से एक है, ठीक है। अब बात करें अगर हम वाराणसी का, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश का प्रमुख धार्मिक शहर है, ठीक है। चलो भाई, कानपुर अभी हम लोगों ने देखा ही था। आगे देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। प्रोजेक्ट गंगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 9 जून 2026 को उत्तर प्रदेश मुख्य, आप देखो यूपी स्पेशल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रोजेक्ट गंगा गवर्नमेंट असिस्टेंट नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना और डिजिटल शिक्षा, मेडिसिन तथा ई गवर्नेंस का विस्तार करना। इस पहल के माध्यम से सरकार का लक्ष्य लगभग 20 लाख परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना, 1 लाख से अधिक रोजगार पैदा करना। अब बताओ भाई इसमें क्या सही विकल्प होगा? भाई देखो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 1 3 1 2 3, तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प की बात करें तो भैया 1 2 3, ये आपका तीनों सही है। ये भी सही है, ये भी सही और ये भी सही है, ठीक है। चलो भाई, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में देशों की श्रेणी में 5 श्रेणियों में बांटा गया। भारत को किस स्थान पर रखा गया? देखो यहाँ पर समस्याग्रस्त स्थिति, संतोषजनक स्थिति, कठिन स्थिति, बहुत गंभीर स्थिति। देखो भाई, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में देशों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो भारत को भैया किस में रखा गया है? भारत को बहुत गंभीर स्थिति में रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है और यह इस सूचकांक में देशों को प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति के आधार पर 5 श्रेणियों में बांटा गया। तो हमारे प्रेस की क्या स्थिति है यहाँ पर आप देख सकते हैं,
ठीक है, भारत को वेरी सीरियस यानी बहुत गंभीर स्थिति में यानी वेंटिलेटर पर लेटा हुआ। 2026 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में 157 नंबर पर रहा। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखें। भारत का स्कोर 31.96 रहा। भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन घोषित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, आज के इस क्लास के माध्यम से अब आगे हम आप लोगों को स्पष्ट कर दें कि आपके टीजीटी पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को लेकर के चलेंगे, जिसमें हम जो है यूपी स्पेशल के क्वेश्चन और उसके साथ साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल संबंधित संपूर्ण सिलेबस को ध्यान में रख करके इस प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को आपको हम आगे लेकर के चलेंगे। इसके अतिरिक्त शाम को 7 बजे जो जीएस की क्लास होती है उसमें भी इन बातों का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो आप बिल्कुल बिंदास होकर के एकदम से आप भरोसा रख करके आप तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें जो देखिए, व्हिच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस जुडिशियरी स्टेट? सिक्किम, केरल, गोवा और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब ये आपके 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको सही आंसर बताना है। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ आंसर अगर आपको पता हो तो आप कमेंट कर दें, ना पता हो मेरे बताने की बात करें, लेकिन कमेंट जरूर करें। तो सही विकल्प है मित्र यहाँ पर सिक्किम। जी हाँ, अगर हम बात करें सिक्किम का तो सबसे पहले आप सिक्किम की राजधानी को जान लीजिए। सिक्किम की राजधानी क्या है भैया? गंगटोक है। क्या है? गंगटोक है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें सिक्किम को भारत का पहला कागज रहित राज्य न्यायपालिका वाला राज्य घोषित किया गया है। ठीक है, कागज रहित राज्य न्यायपालिका वाला राज्य घोषित किया गया। ध्यान से समझना मेरे भाई। ठीक है, न्यायिक कार्यों में डिजिटल अभिलेख और इलेक्ट्रॉनिक दाखिल जैसी सुविधाओं का उपयोग किया जाता है। यह भारत का एक महत्वपूर्ण हिमालयी राज्य है। कौन? सिक्किम। ठीक है, इतना हो गया। अब हम बात करें अगर केरल का, तो केरल की राजधानी क्या है भाई? तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, अब भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर यह स्थित राज्य है और उच्च साक्षरता और मानव विकास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और उसके साथ साथ न्यायिक क्षेत्र में डिजिटलीकरण हुआ है, लेकिन पहला कागज रहित न्यायपालिका का जो दर्जा है वो किसको मिला है? सिक्किम को मिला है। ठीक है, ये आपके केरल से संबंधित चीज़ों पर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं गोवा से संबंधित चीज़ों पर। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। पर्यटन और समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है भैया गोवा में, आप जानते हैं भैया, गोवा वाले बीच पे। ठीक है, चलो अब इसके बाद यहाँ पर बचा आपका हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है भैया? इसकी राजधानी है शिमला। ठीक है, शिमला मनाली खूब घूमने जाते हैं लोग यहाँ पर। ठीक है, शिमला एक हिमालयी राज्य है और जो है आप खास करके ये जो है पर्यटन के लिए, सेब की बागानों के लिए, सेब उत्पादन के लिए ये बहुत फेमस है। ठीक है, और न्यायिक क्षेत्र में डिजिटलीकरण के बावजूद पहला कागज वाला जो कागज रहित राज्य न्यायपालिका का दर्जा किसको मिल गया है? सिक्किम को मिल गया। तो इतना इस क्वेश्चन संबंधित आपको ध्यान रखना है। चलो भाई, अब देखिए यहाँ पर बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। कहाँ पर? बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन नोएडा, नई दिल्ली में, गाजियाबाद में, गुरुग्राम में। मेरे भाई आप जानते हैं इन वीडियोज को बनाने में हम बहुत मेहनत करते हैं। कृपया आप इनको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर कर दिया करें। ठीक है, और अपने दोस्तों में निश्चित तौर पर शेयर करा करें। यहाँ पर अब आप इनकी 4 विकल्पों की अगर हम बात करें तो जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका नोएडा में। ठीक है, अगर हम बात करें नोएडा का तो नोएडा कहाँ पर है भैया? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, हमारा उत्तर प्रदेश का भाग है नोएडा, और पूरा नाम बीबी गिरी जो है राष्ट्रीय श्रम उद्यान है। ठीक है, इसका जो है राष्ट्रीय श्रम उद्यान इसका की बात करें, यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, श्रम क्षेत्र में प्रशिक्षण, शोध, शिक्षा और साक्षरता निर्माण इसका प्रमुख कार्य है। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करें नई दिल्ली से संबंधित, तो भैया नई दिल्ली भारत की राजधानी है। ठीक है, यहाँ केंद्र सरकार के अनेक मंत्रालय एवं प्रमुख संस्थान उपस्थित हैं। तो दिल्ली के बारे में इतना आप जान लीजिए। और अगर हम बात करें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलो इसके अतिरिक्त अब बात करते हैं गाजियाबाद। ये कहाँ है भैया? जिला गाजियाबाद। मूवी आपने देखी होगी। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जो है औद्योगिक शहर है। ठीक है, यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का हिस्सा है। यहाँ अनेक औद्योगिक इकाइयाँ जो है विकसित हैं। अब गुरुग्राम की बात करें तो यह हरियाणा में स्थित है। यह जो है ये लेकिन ये एनसीआर में है। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रमुख कारपोरेट एवं औद्योगिक क्षेत्र है। अब सूचना प्रौद्योगिकी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए ये क्या बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है? कौन? गुरुग्राम। तो इतना आप जान लीजिए। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें। 4 जून 2026 को स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ठीक है, हु अज्यूम ऑफिस एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेनिया ऑन जून 4, 2026। ठीक है, आपको देखें 4 विकल्प है। बोरुत पाहोर, यानेज
द्रवनोवसेक, जेनिस जानसा, मरियान सारिक। देखो अब आपके ये अंतर्राष्ट्रीय का भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। तो इसका सही विकल्प क्या होगा आप बता दीजिए भैया। जेनिस जानसा, जी हाँ, जेनिस जानसा। ये जो है 4 जून 2026 को उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। ये पहले भी स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, जेनिस जानसा स्लोवेनिया के एक प्रमुख राजनेता रहे। अब हम बात करते हैं बोरुत पाहोर का। ये भैया बोरुत पाहोर स्लोवेनिया के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री दोनों रह चुके हैं। बाद में इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। मतलब कहने का है पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री ये बोरुत पाहोर भी रह चुके हैं। ठीक है, अब यानिस द्रनोवसेक की बात करें तो ये भी जो है पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रह चुके हैं और इनका निधन 2008 में हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद मरियान सारेक की अगर हम बात करें तो मरियान सारेक ये भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने 2018 से 20 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। ये बाद में यूरोपीय राजनीति में भी सक्रिय रहे। तो इतना आप इसको समझते रहिए भैया। आगे देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय, अब यूपी से स्पेशल आपको मिल गया यहाँ पर। राजकीय संग्रहालय मथुरा, राजकीय संग्रहालय लखनऊ, राजकीय संग्रहालय झांसी, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। ठीक है, अब बताओ ये यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा। तो राजकीय संग्रहालय लखनऊ, जी हाँ, अगर हम बात करें राजकीय संग्रहालय कहाँ पर है सबसे पुराना, लखनऊ में है। ठीक है, और ये 1863 में स्थापित किया गया था, इतना ध्यान रखें। यह उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने मतलब संग्रहालयों में से एक है। यहाँ पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं कलात्मक वस्तुओं का संग्रह है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजकीय संग्रहालय मथुरा का। तो मथुरा का ये इसकी स्थापना 1874 में हुआ है। कब? 1874 में हुआ, मतलब इसके बाद। ठीक है, यह मथुरा की प्राचीन मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ कुषाणकालीन और गुप्तकालीन मूर्तियों का महत्वपूर्ण संग्रह है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें राजकीय संग्रहालय झांसी का। तो राजकीय संग्रहालय झांसी की अगर हम बात करें तो ये भैया 1978 में इसकी स्थापना की गई और यह झांसी में है। यह बुंदेलखंड के इतिहास और संस्कृति के संबंधित महत्वपूर्ण संग्रहालय या प्राचीन मूर्तियों, सिक्कियों, शिलालेख और ऐतिहासिक वस्तुओं से सुरक्षित है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। ये मेरठ कहाँ पर स्थित है? मेरठ उत्तर प्रदेश में है। ये कब इसकी स्थापना हुआ? 1997 में। ठीक है, मुख्य रूप से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद इतिहास को प्रदर्शित किया गया है। मेरठ में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों में से एक रहा है मेरठ भाई। ठीक है, तो चलो भाई आगे देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। भारत का 100वां रामसर साइट स्थल घोषित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भैया बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। अब आप यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, रामसर साइट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है भैया आपका यूपी। जी हाँ, अगर हम बात करें रामसर 100वां रामसर स्थल जो कि जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। इसको एक और नाम दिया जाता है सुरहा जो है पक्षी ताल। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? सुरहा ताल के भी नाम से इसको जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में है, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। कहाँ पर? बलिया जिले में। तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य है। इसे भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। अब बात करें अगर हम बिहार का, तो भैया बिहार में कई महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियाँ जैसे काबर ताल बिहार की प्रमुख रामसर साइट है। ठीक है, यह बेगूसराय जिले में है, ये हो गया। अब मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कई महत्वपूर्ण रामसर साइटें हैं, जिसमें भोज आर्द्रभूमि वो कहाँ है? भोपाल में स्थित है। ठीक है, राज्य वन्य जीव और जैव विविधता के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। अब बात करें अगर हरियाणा का, तो हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और जो है भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र हैं, दोनों रामसर स्थलों में शामिल हैं। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन, टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? देखो अब खेल से संबंधित क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, विंबलडन, मेलबर्न पार्क, रोलैंड गारोस स्टेडियम, फ्लशिंग मीडोज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है सही विकल्प, तो सही विकल्प है भैया यहाँ पर सी आंसर, रोलैंड गारोस स्टेडियम। अगर हम बात करें यहाँ पर तो रोलैंड गारोस स्टेडियम जो कि कहाँ पर है? पेरिस, जो कि फ्रांस का हिस्सा है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। फ्रेंच ओपन का आयोजन रोलैंड गारोस परिसर में होता है। ठीक है, यह मिट्टी के कोर्ट यानी क्ले, ठीक है, क्ले में कोर्ट पर खेला जाता है। यह टेनिस की 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में से एक है। अब बात करें अगर हम विंबलडन का, तो विंबलडन भैया ये इसका स्थान कहाँ पर है? लंदन में। कहाँ पर है? लंदन में। ठीक है, लंदन जो कि इंग्लैंड का भाग है। अब ध्यान रखना इतना भैया। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इंग्लैंड, तो यह विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता आयोजित किया जाता है
ठीक है। यह घास के कोर्ट पर खेली जाती है, ठीक है। ये क्ले पर है लेकिन ये घास के कोर्ट पर खेली जाती है। यह दुनिया के सबसे पुराने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में से एक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर मेलबर्न पार्क का। तो मेलबर्न पार्क भैया है ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ ऑस्ट्रेलियन ओपन आयोजित किया जाता है, ठीक है। यह कठोर सतह वाले कोर्ट यानी हार्ड जो है कोर्ट पर खेला जाता है। ध्यान रखना ये जो रोलैंड ग्रास स्टेडियम एक क्ले यानी मिट्टी के पर बनाया जाता है, खेला जाता है। मेलबर्न की बात करें, घास के मैदान होता है, इसका घास का जो है मतलब कोर्ट बनाया जाता है, उस पर खेला जाता है। और अगर विंबलडन की बात करें तो ये इसकी जो हार्ड मिट्टी होती है उस पर बनाया जाता है, ठीक है। हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यह वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम यहाँ पर टूर्नामेंट होता है। अब बात करें अगर हम फ्लैसी मीडोज का, यह न्यूयॉर्क, कहाँ पर, न्यूयॉर्क जो कि कहाँ पर है, अमेरिका में। वहाँ पर यूएस ओपन का आयोजन किया जाता है। तो ये ध्यान रखना चारों, और इसी तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग तरीके से, तो आपसे पूछा जा सकता है। यह कठोर सतह वाले कोर्ट यानी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। आयोजन स्थल यूएसटीए बिली जीन किंग राष्ट्रीय टेनिस केंद्र है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय है, बुद्धिस्ट म्यूजियम इज द स्टेट। 1 है, 2 है, 4 है, 3 है, कितने हैं राज्य में? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर देखें संख्या है भैया 3। कितनी? 3, जी हाँ। ये देखो यूपी स्पेशल क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखना मेरे भाई। उत्तर प्रदेश में 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय माने जाते हैं। ये बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों, पुरातात्विक वस्तुओं और ऐतिहासिक सामग्री के संरक्षण में महत्वपूर्ण है। यह बौद्ध जो है, यह उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म के इतिहास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य हैं, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला 25 मई 2026 को सेनेगल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन मिल गया आपको। एज्यूम्ड ऑफिस एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेनेगल ऑन मई 25, 2026। मैकी साल, अहमदो अल अमीनो लो, अब्दुल्ला वाडे, वासिरो डियोमाएफे, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका ये अहमदो अल अमीनो लो, ठीक है। ये अहमदो अल अमीनो लो सेनेगल ने के अर्थशास्त्र एवं प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। 25 मई 2026 को उन्होंने सेनेगल के नए प्रधानमंत्री के रूप में मतलब कार्य अपना शुरू किया, जिम्मेदारी संभाली उन्होंने। अब अगर हम बात करें मैकी साल का, तो मैकी साल सेनेगल के पूर्व राष्ट्रपति हैं, ठीक है। उन्होंने 2012 से 2024 तक 2012 से 2024 तक जो है राष्ट्रपति की जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, ठीक है। ये सेनेगल के प्रमुख आधुनिक राजनीतिक नेताओं में से एक रहे। अब बात करें हम अब्दुल वाडे का, इन्होंने अब्दुल वाडे सेनेगल जो है ये पूर्व राष्ट्रपति हैं, ठीक है। इन्होंने भी 2000 से लेकर के 2000 से 2012 तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी है, ठीक है। अब बासिरो डियोमायो की बात करें तो ये भैया सेनेगल के बासिरो डियोमायो सेनेगल के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने 2024 में पद संभाला। ये वर्तमान में क्या है? राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, नई दिल्ली, किस में? तो बताओ भाई यहाँ पर सही विकल्प। तो सही विकल्प की बात करें तो यह है भैया डी यानी नई दिल्ली। हाँ, अगर हम बात करें तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। आयोजन स्थल की हम बात करें तो यशोभूम सम्मेलन केंद्र द्वारिका में हुआ है। कहाँ पर? यशोभूम की जो है सम्मेलन केंद्र द्वारिका में। इसका संबंध भवन निर्माण और निर्माण सामग्री क्षेत्र से है। यह निर्माण उद्योग से जुड़ी तकनीकी उत्पादों और सेवाओं के प्रदर्शन का मंच है, ठीक है। अब बात करें अगर हम मुंबई का, तो मुंबई भैया महाराष्ट्र की राजधानी है, ठीक है। भारत की वित्तीय राजधानी कह सकते हैं इसे, ठीक है। यह प्रमुख वित्तीय संस्थानों जैसे फिल्म उद्योग का केंद्र है। बेंगलुरु को बात करें तो बेंगलुरु भैया कर्नाटक की राजधानी है और ये भारत की सिलिकॉन वैली से कहा जाता है। ध्यान रखना, भारत की सिलिकॉन वैली, ठीक है। सिलिकॉन वैली ये है भैया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना यहाँ पर। तो अब इसके बाद अगर चूंकि ये इसलिए कि सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर और स्टार्टअप्स के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ की बात करें तो ये हम सब का उत्तर प्रदेश का नवाबों के शहर का जो है, अगर हम बात करें तो शहर है, राजधानी है यूपी की, और यह गोमती नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर सुभाष कश्यप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 4 जून 2026 को केंद्र के प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ एवं संसदीय मामलों के जानकार डॉक्टर सुभाष चंद्र सी कश्यप का निधन हो गया। इन्हें वर्ष 2015 में केंद्र सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट भाई,
ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण पर्सनालिटियों का क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना ही दो, बहुत शानदार क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो ये भैया सही है, एक और दो दोनों। जी हाँ, ये चर्चित पर्सनालिटी का क्वेश्चन आपको मिल गया। अब आप सोच करके देखिए कि इसी तरीके का एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को एकदम एग्जैक्टली मिलेगा, इसलिए बिल्कुल एकदम आंख मूंद करके अब तैयारी करिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों कथन आपका जो सही है, डॉक्टर सुभाष सी कश्यप के द्वारा, ये प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ और संसदीय मामलों के जानकार थे। उन्होंने लोकसभा के महासचिव के रूप में भी कार्य किया और 4 जून 2026 को इनका निधन हुआ। उन्हें 2015 में पद्म भूषण से सम्मानित। बैडमिंटन प्रतियोगिता, ठीक है, बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप पुरुष 2026 का विजेता कौन सा देश बना? ठीक है, आप जानते हैं हम आपके बिल्कुल टू द पॉइंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर के चल रहे हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर और उसके साथ साथ खेल एवं चर्चित पर्सनालिटी में कि क्वेश्चन को यहाँ पर हम शामिल करते हैं। तो इसमें देखिए पहला खेल का क्वेश्चन आपको मिल गया। ठीक है, विच कंट्री बिकम द विनर ऑफ द बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप 2026? इंडोनेशिया, चीन, भारत, जापान, इनमें से कोई नहीं। मतलब आपको बताना है 4 विकल्पों में से। तो सही विकल्प है भैया यहाँ पर चाइना। जी हाँ मेरे भाई, मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन के आंसर अगर पता रहे तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, अगर ना पता रहो मेरे बताने के बाद लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए थॉमस कप 2026 का विजेता कौन रहा? चीन रहा। चीन ने किसको हराया? फ्रांस को हराया। किसको हराया? फ्रांस को हराया। ठीक है, कितने से हराया? 3-1 से हराया। तो इतना आप जान ले। इसके आयोजन कब हुआ था? 24 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल जो है 2026 से 3 मई 2026 तक इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। अब अगर हम बात करें तो ये थॉमस कप का 34वां संस्करण था। कौन सा? 34वां संस्करण था। ये भी पूछा जा सकता है कौन सा जो है 34वां जो है संस्करण था, और ये हार्सेंस डेनमार्क में हुआ था। ठीक है, चीन ने इस प्रतियोगिता में अपना 12वां खिताब जीता है। कौन सा? 12वां खिताब किसने जीता? चीन ने जीता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, इसका आयोजन विश्व बैडमिंटन महासंघ, क्या नाम है? जो है BWF के द्वारा किया जाता है। इस प्रतियोगिता का नाम जो है प्रसिद्ध अंग्रेजी बैडमिंटन खिलाड़ी सर जॉर्ज एलन थॉमस के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अब इसके प्रतियोगिता की शुरुआत की हम बात करें यहाँ पर, तो भैया ये थॉमस प्रतियोगिता कब शुरू की गई ये भी ध्यान रख लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो 1948, ठीक है, 1949 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1948-49 में। ठीक है, तो इसका आयोजन की बात करें तो मतलब हर 2 साल के, मतलब 2 साल के अंतराल पर इसका किया जाता है। ठीक है, अब उप विजेता कौन बना? फ्रांस बना। अब अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो कांस्य पदक जीता था भारत और डेनमार्क ने। ठीक है, अब यहाँ पर इतना हो गया। अब इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। इंडोनेशिया थॉमस कप के इतिहास में की सबसे सफल टीम है। ठीक है, इसने अभी तक 14 बार जीता है। कितनी बार? 14 बार, लेकिन इस बार चीन ने जीता है। ठीक है, चीन ने कितनी बार जीता है? 12 बार जीता है। तो यह देश विश्व बैडमिंटन की सबसे मजबूत टीमों में से एक मानी जाती है। ठीक है, अब हम अपने देश की बात कर लें। भारत ने पहली बार 2022 में थॉमस कप जीता था। मतलब पहली बार भारत कब जीता था? 2022 में। भारत का मतलब बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही। 2014 के फाइनल में जापान ने मलेशिया को 3-2 से हराया था, और जापान ने मतलब लास्ट टाइम कब जीता था? 2014 में जीता था। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। भारत का पहला राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया हुआ? नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे। तो भाई इसका आंसर आप फटाफट लिख दीजिए अगर आपको आंसर पता हो तो। ठीक है, ना पता हो मेरे बताने के बाद लिखिए, लेकिन लिखें जरूर। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है बेंगलुरु। हम आपको आश्वस्त कर दें मेरे भाई, बहुत जल्द अपना जो है स्टूडियो यानी स्मार्ट बोर्ड, सारी चीज़ें हम आप सभी के कहने पर जो है सारा व्यवस्था कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। उसके बाद हम रेगुलर बेसिस पर लाइव क्लासेस और टॉपिक वाइज क्लासेस, उसके साथ साथ पूरा डिस्क्रिप्टिव क्लासेस, प्रैक्टिस, सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। हम पहले उसका जो है टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, उसके जो कि हम ऐप जो है ऐप पर पढ़ेंगे, उसके बाद जो है प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो एकदम आपके लिए ये 90 नंबर यानी 30 क्वेश्चन जो आपके हैं, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। बस आप भरोसा करके लगातार आप जुड़ करके पढ़ते रहिए। ठीक है, और आप इन जो सेशंस हैं इनको शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें और मैं भी
ठीक है, तो आप इतना समझ लीजिए, जितने भी लोग फ़ायदा उठाएंगे उतना ही अच्छा लगेगा मुझे भी। यहाँ पर देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये 2026 में कब हुआ था? 2026 में बेंगलुरु में हुआ था। ठीक है, बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। यह भारत का जो है प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी केंद्र है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो है एआई और डिजिटल तकनीक के माध्यम से जल प्रबंधन को बेहतर बनाना है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखें। इसमें जो है एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिजिटल तकनीक और डेटा विश्लेषण उपयोग पर चर्चा हुई। जल आपूर्ति, निगरानी, संरक्षण और शहरी जल प्रबंधन में जो है नई तकनीकों के प्रयोग पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करेंगे नई दिल्ली पर। तो आप जानते हैं हमारा राजधानी नई दिल्ली है, और यहाँ पर जो है केंद्र और मतलब केंद्र सरकार और प्रमुख मंत्रालय और संस्थान यहाँ पर हैं। यहाँ अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित होते हैं जो है। लेकिन राष्ट्रीय एआई एवं डिजिटल जल शिखर सम्मेलन की बात करें तो कहाँ पर हुआ था? जो है बेंगलुरु में। अब हैदराबाद की बात करें तो किसकी राजधानी हैदराबाद? भाई तेलंगाना की है। ठीक है, तेलंगाना की है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और यह जो है भारत का प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी केंद्र है। कौन? ये हैदराबाद। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना है। इसे भारत के प्रमुख तकनीकी शहरों में से गिना जाता है। अब यहाँ पर बचा है पुणे। पुणे के भी बारे में थोड़ा सा देख लें भाई, नहीं पुणे नाराज हो जाएगा। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र का एक बहुत ही प्रमुख शहर है। यहाँ शिक्षा, अनुसंधान और जो है सूचना प्रौद्योगिकी के लिए फेमस है। पुणे को महाराष्ट्र का प्रमुख शैक्षणिक एवं तकनीकी केंद्र माना जाता है। ठीक है, चलो भाई, अब यहाँ पर देखिए अशोक कुमार लाहिड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। देखिए अब चर्चित पर्सनालिटी देखने को मिल गया। जो है इनका नियुक्ति 25 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार ने इन्हें नीति आयोग का चौथा उपाध्यक्ष नियुक्त किया। ठीक है, वे भारत के 12वें मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। वे 15वें वित्त आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आपको बताना है केवल 1 2 2 3 और 1 2 और 1 2 3। तो इसमें आपको बताना है कौन विकल्प आपका सही होगा। तो देखें जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना है। ठीक है, सही विकल्प की बात करें तो यहाँ पर भैया 1 2 3 यानी ए भी सही, ए भी सही और ए भी सही। ठीक है, अशोक कुमार लाहिड़ी एक बहुत ही चर्चित पर्सनालिटी है। इन्होंने प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने अप्रैल 2026 में उन्हें नीति आयोग का उपाध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, नियुक्त किया गया था, चुना नहीं। ठीक है, वे भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA। ठीक है, और उसके बाद वे 15वें वित्त आयोग के सदस्य भी रहे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ठीक है, IMF और एशियाई विकास बैंक ADB, हाँ ADB जैसी संस्थाओं में भी कार्य किया है। वे सार्वजनिक वित्त और आर्थिक नीति के विशेषज्ञ माने जाते हैं। तो इतना आप यहाँ पर जानते रहें भैया। आगे देखो यहाँ पर केंद्रीय उपोष्ण संस्थान स्थित है। अरे बाप रे, का आम है भाई, झांसी, सहारनपुर, लखनऊ और वाराणसी। ठीक है, तो ये आम देखो भाई मुंह में पानी आ गया। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है आपको बताना भैया। क्या पूछा जा रहा है? केंद्रीय उपोष्ण संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ। जी हाँ, अगर हम बात करें तो लखनऊ जो है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान CISH जो है लखनऊ में स्थित है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, इसका मुख्य जो है परिसर की बात करें रहमान खेड़ा, कहाँ पर? रहमान खेड़ा कहाँ पर? लखनऊ में है। लखनऊ में रहमान खेड़ा, लखनऊ। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। और यहाँ पर इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुआ था भैया? ये हुआ था 1972 में। कब? 1972 में केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र के रूप में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए पके पके आम। और उसके बाद में इसे जो है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान का स्वरूप दिया गया। और संस्थान का प्रमुख कार्य जो है उपोष्ण कटिबंधीय फलों और बागवानी फसलों का अनुसंधान करना। प्रमुख फसलों की बात करें यहाँ पर तो आम है, अमरूद है, जो है ये सब यहाँ पर होती हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर कुछ हम जान लें झांसी के बारे में। तो झांसी भैया बुंदेलखंड का एक बहुत ही मतलब ऐतिहासिक शहर है, रानी लक्ष्मीबाई का शहर है। सहारनपुर की बात करें तो पश्चिमी भारत में स्थित है। ठीक है, अपने काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है सहारनपुर। किसके लिए? काष्ठ शिल्प के लिए। काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रख लें। अब उसके बाद बनारस हमारा जो है एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक है। काशी और बनारस के नाम से इसको जाना जाता है। भारत और फ्रांस के बीच 8वीं समुद्री सहयोग वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द 8th जो है मैरी टाइम कॉपरेशन डायलॉग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड फ्रेंच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नई दिल्ली, मार्सिले, पेरिस और मुंबई। तो देखिए 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको सही आंसर बताना है मेरे भाई। सही विकल्प है पेरिस। हाँ, अगर हम बात करें पेरिस भारत और फ्रांस के
बीच 8वीं समुद्री सहयोग वार्ता का आयोजन पेरिस, जो कि कहाँ पर है, फ्रांस में हुआ था। यह वार्ता 20 मई 2026 को, कब, ध्यान रखना भाई, 20 मई 2026 को हुआ है। कब, 20 मई 2026 की। इसमें दोनों देश के बीच समुद्री सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करने के लिए चर्चा की गई। समुद्री डकैतों और समुद्री आतंकवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई यहाँ पर, और जो है मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध मछली पकड़ने जैसे मुद्दे को भी चर्चा हुई है। हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया। दोनों देशों ने स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्धता दोहराई अपनी। ठीक है, चलो भाई, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मक्का खरीद नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 जून 2026 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2000 मतलब वर्ष 25-26 हेतु मक्का खरीद नीति की मंजूरी प्रदान की है। इस बार मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कितना रहा, 2400 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर ये यूपी स्पेशल करंट अफेयर है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, तो हम आपके लिए कितना मतलब एकदम आसान कर रहे हैं चीज़ों को, अब आप इससे इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो कथन है, इनमें आपको बताना केवल एक दो दोनों, मतलब केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना ही दो, तो इसमें आपको आंसर करना है। तो भाई देखिए आंसर है सही, 1 2 दोनों। जी हाँ, 1 और 2 बोथ, ये भी कथन सही है और ये भी सही है। हाँ, अब यहाँ पर बात करें, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 3 जून 2026 को मक्का नीति को मंजूरी दी है। इसको मक्का नीति को मंजूरी दी है। नीति मूल्य समर्थन योजना, जिसे क्या जाता है PSS के अंतर्गत है। ठीक है, मक्के का न्यूनतम समर्थक मूल्य की बात करें, MSP जो न्यूनतम होता है वो 2400 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। कितना, 2400 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। ठीक है, और खरीद के लिए उत्तर प्रदेश में 25 जिलों में खरीद केंद्र भी बनाए गए हैं। कुल 150 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं और खरीद का लक्ष्य लगभग 25,000 मीट्रिक टन रखा गया है। ठीक है, किसानों को भुगतान हेतु सीधे उनके बैंक में पैसा दिया जाएगा। चलो भाई आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कहाँ पर, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर और आगरा में। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखें, सही विकल्प है, आपको बताना सही विकल्प है भैया कानपुर। हाँ, अगर हम बात करें तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR, ठीक है, IIPR ये कहाँ पर है, सॉरी IIPR ये कहाँ पर है, ये कानपुर में स्थित है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अंतर्गत कार्य करता है और इसमें प्रमुख जो दलहनी फसलें हैं जैसे चना, अरहर, जो है मसूर, मूंग, उड़द और मटर, ये सब शामिल हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य दलहन की उत्पादकता, गुणवत्ता और उत्पादन की तकनीकी में सुधार लाना। ठीक है, अब लखनऊ की बात करें तो भैया हमारी राजधानी और यहाँ केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान है, अभी हमने देखा। अब प्रयागराज की बात करें तो अपना भैया प्यारा शहर प्रयागराज उत्तर प्रदेश का प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगर है। यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। सबसे बड़ी बात तो शिक्षा का संगम, जब भी जाता हूँ खो जाता हूँ प्रयागराज में, बहुत प्यार है इससे। आगरा की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश का प्रमुख पर्यटन केंद्र है और यहाँ विश्व प्रसिद्ध जो है प्रेम की निशानी जो है ताजमहल है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन, उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। वेयर वाज द नॉर्दर्न जोनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 ऑर्गेनाइज, लखनऊ, चंडीगढ़, देहरादून, जयपुर। तो अब आपको इसका आंसर देना है मेरे भाई, सही विकल्प क्या होगा, देखिए यहाँ पर सही विकल्प है लखनऊ। हाँ, अगर हम बात करें उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन 2026 का जो है लखनऊ में मतलब इसका सम्मेलन हुआ था और इसके आयोजन तिथि की बात करें तो कब हुआ था, 24 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल 2026। ये यूपी स्पेशल करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम्मेलन में उत्तर भारत में कृषि विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण के संबंधित योजनाओं पर चर्चा हुई। कृषि ऋण, बागवानी, दलहन, तिलहन और डिजिटल कृषि जैसे जो है विषय प्रमुख रहे हैं इसमें। सम्मेलन का उद्देश्य उत्तर भारत में किसान केंद्रित तथा समन्वित कृषि विकास को बढ़ावा देना था। इसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े मंत्री, अधिकारी, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और किसान शामिल हुए। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, केंद्रीय बकरी अनुसंधान, अरे भैया द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गोट्स इज लोकेटेड एट मथुरा, बरेली, अलीगढ़ और झांसी। देखो यहाँ पर भैया सब कुछ आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है मथुरा। जी हाँ, मथुरा केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान CIRG ये कहाँ पर है, मथुरा में, उत्तर प्रदेश के मखदूम जो कि मथुरा में स्थित है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
ICAR के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1976 में हुआ था। कब? 1976 में राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र के रूप में हुआ था। 1979 में इसको जो है पूर्ण दर्जा दिया गया, ठीक है, पूर्ण संस्थान का दर्जा मिला। इसका मुख्य उद्देश्य बकरी पालन व बकरी उत्पादन से संबंधित अनुसंधान करना, ठीक है। प्रमुख अनुसंधान क्षेत्र की बात करें तो बकरी की नस्ल में सुधार करना, पोषण करना, प्रजनन, रोग नियंत्रण, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य और मांस उत्पादन और बकरी पालन तकनीक। यह किसानों को आधुनिक बकरी पालन की तकनीक उपलब्ध कराने में जो है सहायक है, ठीक है। चलो आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। भारत ने हाल ही में किस अफ्रीकी देश के विश्व व्यापार संगठन WTO में शामिल होने का समर्थन करते हुए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? केन्या, नाइजीरिया, इथियोपिया, घाना। देखो भैया ये अंतर्राष्ट्रीय का भी आ गया आपका, ठीक है। तो अब इसका आंसर दे दीजिए भैया। तो सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प भैया इथियोपिया। जी हाँ, इथियोपिया। अगर हम बात करें, भारत ने इथियोपिया के विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश का समर्थन दिया है। भारत और इथियोपिया के बीच द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर जो है हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षर की तिथि की बात करें तो कब हुई? 22 मई 2026 में। कब? 2026 में। कहाँ पर हुआ? जिनेवा में। जिनेवा जो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है भैया, ठीक है। आप इसको ध्यान रखें, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका। चलो तो थोड़ा सा और अगर हम ध्यान रखें, यहाँ पर इथियोपिया के विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी। जो इथियोपिया के प्रवेश के लिए कार्य समूह का गठन 10 फरवरी 2003 को हुआ था। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें केन्या का, तो केन्या भैया पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट देश है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो राजधानी इसकी नैरोबी है और यह हिंद महासागर के किनारे पर स्थित है। केन्या विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है, ठीक है। अब बात करें नाइजीरिया का, तो नाइजीरिया भी जान लीजिए भैया। नाइजीरिया पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। इसकी राजधानी कौन है? अबुआ है। राजधानी क्या है? अबुआ, ठीक है। अबुआ इसकी राजधानी है और नाइजीरिया विश्व व्यापार संगठन का भी सदस्य है। अब बात करें घाना का, तो घाना भैया पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है और ये इसकी राजधानी अकरा है, ठीक है। इसकी मुद्रा घाना सेठी है। वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2026 किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की गई? ठीक है। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2026? यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, यूनेस्को। तो आपको यहाँ पर आंसर करना है सही विकल्प। जी हाँ मेरे भाई, मैं बार बार कहता हूँ जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो कमेंट करें, ना पता हो मेरे बताने की बात करें, बताएं, लिखें, लेकिन आप लिखें जरूर, जिससे चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प में तो वो है WHO। जी हाँ, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2026 विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो है WHO के द्वारा जारी किया गया। यह रिपोर्ट मुख्य रूप से हेपेटाइटिस बी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी के जो है और हेपेटाइटिस सी की वैश्विक बोझ का आकलन करती है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी और सी के संक्रमण, निदान, उपचार और मृत्यु दर के आंकड़ों का व्यापक मूल्यांकन भी करती है। यह रिपोर्ट 28 अप्रैल 2026 को कब जारी किया गया? 28 अप्रैल 2026 को, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें, वर्ष 2024 में लगभग 1.3 मिलियन मौतें जो है वायरल हेपेटाइटिस बी और सी से संबंधित थे। WHO की मुख्यालय की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो कहाँ पर है भैया? जेनेवा में। कहाँ पर? जेनेवा में, ठीक है, जो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, जहाँ सब लोग हनीमून मनाने जाते हैं, ठीक है। सब लोग नहीं भैया, जिनके पास पैसा है। तो ये आप ध्यान रखें। अब अगर हम WHO की स्थापना की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। कब हुआ था? 1984 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ? 84 नहीं, 48 में है, 1948 है, ठीक है। 1948 में हुआ था। इसका प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना, ठीक है। इतना हो गया आपके WHO संबंधित। अब हम यहाँ पर देखेंगे भाई जो है देख लेते हैं यूनिसेफ से संबंधित। यूनिसेफ अगर बात करें तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, मतलब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसका मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। न्यूयॉर्क जो कहाँ पर है? अमेरिका में है। कहाँ पर? या अमेरिका में, ठीक है। न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और उसके बाद ये क्वेश्चन बनता है आपके, यह मुख्य रूप से बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के लिए कार्य करता है, ठीक है। अब यूनिसेफ की स्थापना की बात करें तो ये कब हुआ था? 1946 में हुआ था। कब? 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर विश्व बैंक का। तो विश्व बैंक की बात करें तो यह विश्व बैंक विकासशील देशों की वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इसका मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन DC है। कहाँ पर? वाशिंगटन DC जो अमेरिका की राजधानी है, ठीक है, वहाँ पर स्थित है।
इसका उद्देश्य गरीबी को कम करना और सतत विकास को बढ़ावा देना। विश्व बैंक समूह की प्रमुख संस्थाओं में IBRD, क्या है IBRD, ठीक है IBRD, और क्या है जो है IDA शामिल है, ठीक है भैया। तो इतना आप यहाँ पर ध्यान रखें। अब यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में भी देख लेते हैं। यूनेस्को का पूरा नाम की बात करें तो क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका मुख्यालय की बात करें तो भैया है कहाँ पर, पेरिस में है, ठीक है, पेरिस में। पेरिस कहाँ पर है भैया, फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में। तो इतना आप ध्यान रखें। यह शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के क्षेत्र में कार्य करता है। अब यूनेस्को की स्थापना की बात करें तो कब, 1945 में हुआ था। कहाँ पर, 1945 में, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। इतना आप यहाँ पर जान लीजिए। अब आगे देख लेते हैं भैया, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। वेयर इज द पोटैटो रिसर्च सेंटर लोकेटेड, फर्रुखाबाद, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज। तो यहाँ पर आपको आंसर करना है भैया सही विकल्प। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है मेरठ, मेरठ नहीं मेरठ, ठीक है। तो मेरठ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आलू अनुसंधान केंद्र मेरठ में स्थित है। मेरठ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित एक प्रमुख शहर है, ठीक है। और जो है यह जो है कृषि और कृषि आधारित गतिविधियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और साथ ही साथ यह NCR का हिस्सा भी है, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा भी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक और ऐतिहासिक शहरों में इसको शामिल किया जाता है। कानपुर की बात करें तो ये भी भैया जो है आप जानते हैं उत्तर का, इसको जो है पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। एक औद्योगिक शहर है, गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। फर्रुखाबाद की बात करें तो यह भी भैया जो है मध्य पश्चिमी भारत जो है भाग में स्थित है, यूपी स्पेशल है, ठीक है। यह आलू उत्पादन के लिए प्रमुख जिलों में से एक माना जाता है। फर्रुखाबाद के आलू बहुत फेमस है, ठीक है। प्रयागराज, हम सबका प्यारा प्रयागराज, आप सब जानते हैं ये एक धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है जो है संगम के किनारे पर स्थित है। कुंभ मेले के लिए आयोजन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मई 2026 में निम्नलिखित में से किसे रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इन मई 2026 हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। मोहम्मद प्रोफेसर गगनदीप कांग, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर टेंस थॉमस, डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा, ठीक है। अब इसके आंसर आप दे दीजिए भैया। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। जी हाँ, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मई 2026 में, कब, मई 2026 में रॉयल सोसाइटी फेलो का जो है चुना गया था, ठीक है। अब बात करें, उन्होंने WHO में पूर्व वैज्ञानिक के रूप में काम किया है। कहाँ पर, WHO में पूर्व वैज्ञानिक के रूप में इन्होंने काम किया है। इन्होंने ICMR के पूर्व महानिदेशक के रूप में भी काम किया है। किसके, ICMR के पूर्व महानिदेशक के रूप में भी काम किया है। ये बाल रोग विशेषज्ञ और तपेदिक, ठीक है, जिसे ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, तथा HIV की जो है वैश्विक विशेषज्ञ भी रहे हैं। यह सम्मान प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय वैज्ञानिक हैं, पहली नहीं दूसरी, सेकंड नंबर की जो है भारतीय वैज्ञानिक रही हैं, ठीक है। उन्होंने इनसे पहले अगर हम बात करें तो प्रोफेसर गगनदीप कांग साहब को यह सम्मान मिला है। उनके पिता को प्रोफेसर MS स्वामीनाथन भी रॉयल सोसाइटी के फेलो थे, ठीक है। उनके पिता किनके, स्वामीनाथन के पिता भी जिनका नाम क्या था, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, जो क्या है रॉयल सोसाइटी के फेलो थे, ठीक है। तो इतना आप यहाँ पर इनसे संबंधित ध्यान रखें। दोनों के फेलो चुने जाने के साथ वे भारत के पहले पिता पुत्री युगल भी बन गए जो रॉयल सोसाइटी के फेलो बने थे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए। अब इतना, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इनके गगनदीप कांग जी के बारे में बात, यह प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिक है, ठीक है। तो और यहाँ पर अभी जैसा कि हमने देखा उन्होंने प्रमुख इनका जो कार्य रहा वो संक्रामक रोगों और वैक्सीन अनुसंधान से संबंधित रहा। वे जो है रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए, ठीक है, भारतीय वैज्ञानिकों में शामिल हैं और पहला स्थान रहा, जैसा कि यहाँ पर अब हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब बात करें हम यहाँ पर डॉक्टर टेस थॉमस जी, ये प्रतिष्ठित भारतीय वैज्ञानिक और एरोस्पेस रक्षा क्षेत्र की विशेषज्ञ हैं। इन्होंने व्यापक रूप से भारत की मिसाइल वुमन के रूप में इनको जाना जाता है। किसके रूप में, मिसाइल वुमन के रूप में, मिसाइल वुमन के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने DRDO से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया। चलो आगे देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन किस रेल खंड पर चलाने की मंजूरी मिली है। तो यहाँ पर देखें दिल्ली मेरठ, जिंद सोनीपत, कालका शिमला और आगरा मथुरा। तो भाई आप सब जानते हैं ये वीडियोज बहुत मेहनत से तैयार होते हैं, तो कृपया आप इनको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, ठीक है।
यहाँ पर देखिए जींद सोनीपत। जी हाँ, अगर हम बात करें तो जींद सोनीपत रेल सेक्शन पर भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन को मंजूरी दी गई है। यह भारत में हाइड्रोजन आधारित रेल परिवहन की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हाइड्रोजन ट्रेन में हाइड्रोजन का उपयोग प्राथमिक ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, आप जानते हैं हाइड्रोजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईंधन के रूप में भविष्य में ये एक बहुत पोटेंशियल है इसमें। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक के ट्रेन को चलाने के लिए बहुत बिजली उत्पन्न करता है। इसका उद्देश्य स्वच्छ और कम उत्सर्जन वाले परिवहन को बढ़ावा देना है। अब यहाँ पर दिल्ली मेरठ की अगर हम बात करें तो ये भैया दिल्ली भारत की राजधानी है। अभी जैसा कि मेरठ हमने देखा पश्चिमी राज्य भी है बाकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान CIMAP कहाँ स्थित है? ठीक है, चित्रकूट, सहारनपुर, कानपुर और लखनऊ। तो आपको इसका आंसर देना है। क्या देना भैया? केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है लखनऊ। हाँ, केंद्रीय औषधि एवं जो है सुगंधित पौध संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक है, अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक प्रमुख जो है अनुसंधान प्रयोगशाला है। इसकी मुख्य गतिविधि औषधीय और सुगंधित पौधों से संबंधित अनुसंधान है। यह औषधीय पौधों की खेती, उत्पादन, प्रसंस्करण और उपयोग से संबंधित तकनीकों पर कार्य करता है। लखनऊ की बात करें तो भैया उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, मई 2026 में इराक के नए प्रधानमंत्री, देखो अब अभी तक हम लोगों ने यूपी स्पेशल, राष्ट्रीय और अब देखो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय, यानी आपके सिलेबस में जो भी है हम उसको ध्यान में रख करके ये प्रैक्टिस आपको कराते हैं। और अभी हम टॉपिक वाइज भी कराएंगे करंट अफेयर का। ठीक है, तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए। मई 2026 में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प हैं, उनमें से सही आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मोहम्मद सिया अल सुदानी, मुस्तफ़ा अल कामिदी, अली फलीह कादिम अल जैदी, बरहाम सालिह है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है अली फलीह आदिम अल जैदी। नाम भैया इतना बड़ा है। ठीक है, अली फलीह कादिम अल जैदी मई 2026 में, कब? मई 2026 में ये जो है क्या चुने गए हैं? प्रधानमंत्री। कहाँ के? इराक के। आप जानते हैं इराक की राजधानी बगदाद है और यह पश्चिमी एशिया में स्थित एक बहुत ही प्रमुख देश है। और इसकी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनको अमेरिका ने जो है मार दिया था और उसके बाद इनको प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी मिली है। और अमेरिका और इराक में इस समय जो है तनी तना बिल्कुल चल रही है। इसके आधिकारिक भाषाएं की बात करें तो अरबी और कुर्शिद है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर मोहम्मद सिया अल सुदानी की अगर हम बात करें तो वह एक इराकी राजनीतिज्ञ है और उन्होंने 2022 में इराक के प्रधानमंत्री पद का संभाला था। और उन्होंने इराकी शासन में एक प्रमुख सिया राजनीतिक नेता के रूप में उनको जाना जाता है। ठीक है, अब मुस्तफ़ा की बात करें, मुस्तफ़ा अल कादमी का, तो ये इराक के पूर्व प्रधानमंत्री ये भी हैं। उन्होंने 2020 से 22 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। इससे पहले इराकी राष्ट्रीय खुफिया सेवा के प्रमुख के रूप में भी इन्होंने काम किया। अब बरहम साहिल की बात करें तो ये भी जो है इराकी कुर्द राजनीतिक है। ठीक है, 18 से 22 तक इराक के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया था। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। यूपी स्पेशल आपका करंट अफेयर एकदम बहुत सॉलिड है। ठीक है, इसके तहत उत्तर प्रदेश के आगरा, बरेली और प्रयागराज में आधुनिक सैटेलाइट टाउन बसाने के लिए 225 करोड़ रुपए की पहली किस्त मंजूर की गई। ठीक है, इन 3 शहरों के लिए कुल 355.06 करोड़ रुपए की सीड कैपिटल की मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। अब आपको बताना है इसमें क्या सही होगा विकल्प। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है 1 और 2 दोनों। हाँ, अगर हम बात करें यह इस योजना का उद्देश्य पूरे उत्तर प्रदेश में नए और आधुनिक शहरी क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, अगर हम बात करें आगरा, बरेली और प्रयागराज में आधुनिक सैटेलाइट टाउन विकसित करने की योजना है और इन जो है 3 शहरों में 355.06 करोड़ रुपए की सीड कैपिटल स्वीकृत की गई है। इसके अंतर्गत 225 करोड़ की पहली किस्त को मंजूरी भी दे दी गई है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी स्पेशल करंट अफेयर का, आप ध्यान रखें। भारतीय चमड़ा, रंगाई व जूता संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा, उन्नाव, कानपुर और गाजियाबाद। तो हम सब जानते हैं भैया कहाँ पर है,
कानपुर। कानपुर फेमस है किसके लिए? चमड़ा के लिए, ठीक है। तो भारतीय चमड़ा रंगाई व फुटवियर संस्थान कानपुर में स्थित है। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही प्रमुख औद्योगिक शहर है। यह विशेष रूप से चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग और चमड़ा में कानपुर में चमड़ा और फुटवियर से संबंधित अनेक विनिर्माण गतिविधियां भी की जाती हैं। यह गंगा नदी के किनारे स्थित एक प्रमुख महानगर है, ठीक है। चलो भाई, समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2026 पारित करने वाला असम देश का कौन सा राज्य बना? बहुत इंपॉर्टेंट, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप इसके आंसर जरूर कमेंट में लिखिए, ठीक है। अब देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है तीसरा यानी थर्ड नंबर का। तो असम विधानसभा की ने जो है 27 मई, कब? 27 मई 2026 को क्या किया? समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक 2026 पारित किया। इसके साथ असम देश का यूसीसी कानून बनाने वाला तीसरा राज्य बन गया, ठीक है। पहले राज्य के, अब जब तीसरा ये बना है तो पहला कौन होगा भाई? पहले नंबर पर उत्तराखंड आता है। कौन आता है? उत्तराखंड, ठीक है, ये हो गया। और दूसरे नंबर पर कौन आता है? गुजरात आता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें। तीसरे नंबर पर कौन हो गया भैया? तीसरे नंबर पर आपका ये हो गया असम हो गया, ठीक है। असम की कसम, ठीक है। तो याद रखना भैया, असम की कसम है, आपको याद रखना जरूर। असम ऐसा कानून बनाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य भी बन गया। यूसीसी का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन जैसे संबंधों जैसे नागरिक मामलों के लिए एक समान कानूनी ढांचा बनाना है, ठीक है। चलो भाई आगे देखिए अगला क्वेश्चन। फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल यानी वोमेन सिंगल का खिताब किसने जीता? मिर्रा ड्रीवा, इगा स्वियातेक, आरेना सबालेंका, कोको गाफ। अब देखो खेल का भी क्वेश्चन मिल गया, यानी आपके चर्चित पर्सनालिटी, खेल, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, उत्तर प्रदेश, सब कुछ इससे बेहतर कहीं और नहीं मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है मीरा एड्रीवा, हाँ मीरा एड्रीवा ने फ्रेंच ओपन 2026 का महिला एकल खिताब जीता। वह रूस की प्रतिनिधित्व करने वाली एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। वह युवा पीढ़ी की उभरती हुई प्रमुख टेनिस जो है खिलाड़ियों में शामिल हैं, ठीक है। फ्रेंच ओपन का आयोजन की बात करें तो प्रत्येक वर्ष पेरिस और फ्रांस में जो है रोला गैरोस में किया जाता है। यह दुनिया के 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंटों में से एक है, ठीक है। भारत का पहला मेगा ग्रीन फील्ड शिपयार्ड कहाँ विकसित किया जाएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पर 4 विकल्प हैं मेरे भाई। मैं बार बार कहता हूँ आपको क्वेश्चन के आंसर पता हो कमेंट में लिख दें, ना पता हो मेरे बताने के बाद लिखें, ठीक है। लेकिन लिखें जरूर जिससे चीज़ें आपको याद रहेंगी। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट मेगा ग्रीन फील्ड शिपयार्ड बी डेवलप्ड? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। अब आप बताएं इसमें सही विकल्प। तो सही विकल्प है मित्र तमिलनाडु। जी हाँ, अगर हम देखें तो तमिलनाडु अभी चर्चाओं में है। मुख्यमंत्री यहाँ के नए नए हैं और बिल्कुल अलग तरीके से विजय जी जो है मतलब तमिलनाडु में एक नए प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए भारत का पहला मेगा ग्रीन फील्ड शिपयार्ड जो लगेगा वो कहाँ पर लगेगा? तमिलनाडु में, ठीक है। ग्रीन फील्ड शिपयार्ड का अर्थ एक ऐसे नए शिपयार्ड से है जिसे शुरुआत में नई परियोजना के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य भारत की जहाज क्षमता और समुद्री अवसंरचना को और मजबूत करना है, ठीक है। इससे भारत में शिप बिल्डिंग और मरीन सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तो ये तमिलनाडु में किया जाएगा, इसको आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। आगे देखो अगला क्वेश्चन। भारत और यूएई के बीच का किस पर समझौता हुआ है? कच्चे तेल के आयात पर, ठीक है। ऑन व्हिच डिड इंडिया एंड द यूएई साइन एज एग्रीमेंट? कच्चे तेल के आयात पर, एलपीजी सप्लाई पर, सौर ऊर्जा सहयोग पर, रक्षा उपकरणों के आदान प्रदान पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है इसका सही विकल्प। तो सही विकल्प है मित्र एलपीजी सप्लाई पर। जी हाँ, इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और याद भी रखिएगा। यहाँ पर अगर देखें तो एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसे बोला जाता है, ये कहाँ से, ये भारत और यूएई के बीच समझौता किया गया है इसको लेकर के, ठीक है। और अगर हम बात करें तो जो है यह समझौता भारत की ऊर्जा सुरक्षा और एलपीजी की नियमित आपूर्ति के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है। यूएई भारत के महत्वपूर्ण ऊर्जा एवं व्यापारिक साझेदारों में से हमेशा शामिल रहा है और शामिल है भी, ठीक है। चलो भाई आगे देख लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। काल भैरव नामक भारत के पहले ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान का उत्पादन कहाँ किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हम यहाँ पर आपको चुन चुन करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। तो इसमें देखिए काल भैरव, ठीक है, नाम भारत के पहले ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान का उत्पादन किया जा रहा है। वो कहाँ पे?
पुर्तगाल, फ्रांस, रूस और इजराइल। ठीक है। वेयर इज इंडिया फर्स्ट ऑटोनॉमस कम्बैट एयरक्राफ्ट नेम काल भैरव बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो इसका सही विकल्प क्या होगा मित्र? सही विकल्प है आपका पुर्तगाल। जी हाँ, अब इसको याद रखना, पुर्तगाल, काल भैरव, काल पुर्तगाल, काल पुर्तगाल। ठीक है, ऐसे याद कर लेना इसको, काल पुर्तगाल। ठीक है, काल पुर्तगाल। तो ये थोड़ा सा राइमिंग बन जाएगी तो आप याद कर सकेंगे। काल भैरव नामक जो ये ऑटोनॉमस कम्बैट एयरक्राफ्ट का उत्पादन जो है पुर्तगाल में किया जा रहा है। और ऑटोनॉमस कम्बैट एयरक्राफ्ट का उद्देश्य है कि मानव पायलट के बिना या न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ सैन्य कार्य करना। जिससे क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है आदमी कम रहेंगे तो भाई लड़ाई होती है तो मतलब अपनी मानव हानि के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। यह तकनीकी अनमैन्ड एंड ऑटोनॉमस डिफेंस सिस्टम के विकास से जुड़ी हुई है। ठीक है, ऐसे ऐसे विमान जो होते हैं वो आधुनिक युद्ध में सर्विलांस, रिकन्सिलियंस एंड कम्बैट ऑपरेशन में बहुत उपयोगी होंगे। ठीक है, आप जहाँ चाहो भेज दो उनको, आराम से मार पीट करके लौटाएंगे। ठीक है। दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बृजभूषण शरण सिंह को, अनिल कुमार को, विक्रम सिंह को, सहदेव यादव को। ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ आज आपको डाउन लग रही होगी क्योंकि पूरी तरीके से मैं स्वस्थ नहीं हूँ, इस समय थोड़ा सा दिक्कत है, बट कोई बात नहीं, हम लोग जो अपना कार्य है उसको बहुत ईमानदारी से करेंगे। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है सहदेव यादव जी। जी हाँ, अभी जानते हैं बृजभूषण शरण सिंह जो है एशियाई मतलब जो भारोत्तोलन जो महासंघ है यानी कुश्ती महासंघ के लिए बहुत चर्चित रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही है, एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष की, तो कौन है? सहदेव यादव जी हैं। ठीक है, सहदेव यादव को दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे भारतीय भारोत्तोलन प्रशासन से जुड़े प्रमुख अधिकारी हैं। ठीक है, यह मतलब पदाधिकारी हैं। यह नियुक्ति जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारोत्तोलन के विकास और प्रशासन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण एशियाई स्तर पर महासंघ विभिन्न देशों के बीच खेल सहयोग और प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देता रहा है। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। यहाँ पर मिजोरम ने अदरक मिशन, ठीक है, क्या शुरू किया है? अदरक मिशन शुरू करके किसकी खेती को बढ़ावा दिया है? ठीक है, जैविक हल्दी की, जीआई प्रमाणित अदरक की, औषधि की पौधों की और विशेष मशरूम की। मेरे भाई हम आपके क्वेश्चन को रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करा रहे हैं, उसके बाद लास्ट में सप्ताह में एक दिन पूरी क्लास की रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद आपका टेस्ट हो जाएगा। आप ज़रा सोच कर देखिए क्या ऐसा संभव है कि इसके बाद भी अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें तो भी गलतियाँ हो सकती है। मुझे तो नहीं लगता है कि इसके बाद भी कोई चांस बचेगा, तो इसलिए बिल्कुल आप बिंदास रहिए अपने जीएस के लिए। ठीक है, आप जितना करा जा रहा उतना करते जाइए। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है भाई वो है जीआई प्रमाणित, जी हाँ, डीआई टैग्ड जिंजर। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर मिजोरम ने जीआई जो जिंजर मिशन के माध्यम से जीआई प्रमाणित अदरक की खेती को बढ़ावा देने की पहल की है। मिजोरम का मिजो जिंजर अपने विशिष्ट गुणों के लिए जाना जाता है। मिशन का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना। आप जानते हैं कि जब जाहिर सी बात है पैदा होगी तो किसान की आय बढ़ेगी, उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार लाना। ठीक है, और उसके साथ साथ जीआई टैग की अगर हम बात करें तो किसी उत्पादन की विशिष्ट भौगोलिक पहचान और गुणवत्ता को दर्शाता है कि एक विशेष स्थान पर इसका विशेष उत्पादन होता है, इस बात को ये पुष्टि करता है कौन? जीआई टैग। तो इतना आप इसको ध्यान रखें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्टसेल कछुआ किस राष्ट्रीय पार्क में छोड़ा जाए? तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसके आपको आंसर बताना है 4 विकल्पों में से। यहाँ पर सही विकल्प है भैया काजीरंगा। ठीक है, यह है आपका काजीरंगा। काजीरंगा से में ये काजीरंगा नेशनल पार्क में कौन? ये कछुआ, का से कछुआ, का से काजीरंगा, याद रखना। ठीक है, ऐसे ही चीज़ों को हम कोरिलेट करके याद रख सकते हैं भाई। ठीक है, बाकी और कोई अलग माध्यम नहीं होता है। काजीरंगा, का से काजीरंगा, का से कछुआ। ठीक है, भारत का पहला सैटेलाइट टैग जो ये अगर हम बात करें गैंग सॉफ्ट सेल जो ये टर्टल है जिसे कछुआ बोलते हैं, इसको काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। सैटेलाइट टैगिंग का उपयोग कछुआ की गतिविधियों, आवास और जो है प्रवास पैटर्न की निगरानी के लिए किया जाता है। गंगा सॉफ्ट कछुआ एक मीठे पानी का कछुआ प्रजाति है। ठीक है, यह पहल कछुआ संरक्षण और वैज्ञानिक निगरानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इतना आप इस क्वेश्चन संबंधित जानते रहें। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कृषि आधारित इतोरगिड़ी उत्सव किस राज्य की आदि जनजाति द्वारा मनाया जाता है?
ठीक है। इन विच स्टेट वाज द एग्रीकल्चर बेस्ड इटोर गिड़ी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द आदि ट्राइब। अब आपको बताना है, यहाँ पर देखें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। ठीक है। अब इन चारों विकल्पों में आप देखें तो जो सही विकल्प है मित्र वो है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश, इतोरगिड़ी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इतोरगिड़ी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर लीजिए। इतोरगिड़ी कहाँ पर? इतोरगिड़ी जो उत्सव है ये अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा मनाई जाती है। आज से जो है मतलब वहाँ की जो जनजाति है, आदि जनजाति, उसके द्वारा मनाई जाती है आदि अरुणाचल प्रदेश इतोरगिड़ी ये जो है उत्सव है। ठीक है, इतना आप तीनों को कोरिलेट कर लीजिए। अब हम बात करें, यह एक कृषि आधारित पारंपरिक उत्सव है। यह उत्सव आदि समुदाय की कृषि परंपराओं, प्राकृतिक और सामुदायिक जीवन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे पारंपरिक त्यौहार स्थानीय जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इतना आप इसको जानते रहें। आगे देख लेते हैं भैया अगला क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान कौन सा गाना अनिवार्य कर दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जनगण मन, सारे जहाँ से अच्छा, वंदे मातरम, धन धान्य हे माता। ठीक है, अब भाई देखो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है इस समय वंदे मातरम चर्चाओं में भी है, 15 अगस्त को गाया गया है। ठीक है, पूरी तरीके से पूरा, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखें। पश्चिम बंगाल सरकार ने पहली बार जो है सरकारी स्कूलों की सुबह की प्रार्थना में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया। वंदे मातरम की अगर हम बात करें तो रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। और यह गीत उनका जो उपन्यास है जिसका नाम क्या है? आनंद मठ। क्या नाम है? आनंद मठ में ये जो है किया गया है, मतलब इसे लिया गया है। वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, राष्ट्रगान जनगण मन है, राष्ट्रीय गीत ये है। 16 मई 2026 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 50वां, 48वां, 42वां, 52वां और 51वां। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि 16 मई 2026 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है 51वां। ठीक है, ये आपका सही विकल्प है। अगर हम बात करें तो जो है 16 मई 2026 को जो है 1975, 16 मई, ठीक है, 16 मई 1975 को क्या हुआ था कि ये जो है सिक्किम को 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, इसलिए 2026 में सिक्किम के राज्य मतलब सिक्किम के भारत में राज्य के रूप में स्थापित होने के 51 वर्ष पूरे हुए। ठीक है, 16 मई को प्रत्येक वर्ष सिक्किम क्या बनाता है? स्टेटहुड डे मनाता है। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। यहाँ पर भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा कहाँ शुरू की गई? वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन बस सर्विस लॉन्च? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प। तो देखिए यहाँ पर भारत की पहली जो हाइड्रोजन बस सेवा है वो कहाँ शुरू की गई है? दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर? दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है और यहाँ पर ये शुरू किया गया है। हाइड्रोजन बसें हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक का उपयोग करती हैं। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत उत्पन्न होती है और इसका प्रमुख लाभ कम कार्बन उत्सर्जन और स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन यह भारत के ग्रीन मोबिलिटी और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई सुझाव हो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, हाइप, शेयर तो कर ही लीजिएगा। ऐप को डाउनलोड करके इन सारी PDF को आप प्राप्त कर लीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।